प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक विकास की विशेषताएं और लक्षण, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे स्नातक स्तर के विद्यार्थी हों, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हों या यूपीएससी की तैयारी कर रहे वाले विद्यार्थी हों, इसी के साथ में यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक विकास की विशेषताओं से संबंधित 2 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। और मैं ये इसकी जो विशेषताएं इसी रूप में समझाऊंगा कि आपसे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप गलती नहीं करेंगे। ध्यान दे रहे हैं? तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में मैं मेरे विद्यार्थियों को इस रूप में समझाऊंगा कि उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं दृढ़ विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, राजनीतिक विकास की विशेषताएं और लक्षण, भाई ये कहीं बाहर से थोड़ी ना आ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो ये बताई थी क्या कि भाई राजनीतिक विकास क्या है, मतलब इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं। इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है कि भी राजनीतिक विकास क्या है, लेकिन चूंकि हमें विशेषताएं समझनी है इसलिए यहाँ संक्षिप्त रूप में बताना अति आवश्यक हो जाता है कि राजनीतिक विकास क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तव में राजनीतिक विकास का सामान्य भावार्थ यही है कि वास्तविक रूप में जब किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत यदि वहाँ समानता हो, क्षमता हो, विभिन्नीकरण हो, संस्कृति का लौकिकरण हो गया हो, इसी के साथ में वास्तव में वहाँ अनुकूलनता हो, स्वायत्तता हो, संबद्धता हो, तो डेफिनेटली उस देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित होती है। और ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो आप इससे क्या समझे, इसका भावार्थ ये है कि राजनीतिक विकास का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में वहाँ पूर्ण रूप में समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण पाया जाता है। अभी क्या है, इनको मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से राजनीतिक विकास की विशेषताओं में 3 विद्वानों की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। नंबर 1 कौन सा है? लुशियन पाई। दूसरा कौन है? आमनेम पावेल। और तीसरा कौन सा है? सैमुअल पी हैंटिगटन। नोट कीजिएगा, पहले क्या बताया मैंने? लुशियन पाई, यहाँ आपके सामने मैंने नोट भी कर दिया है। लुशियन पाई, आमनोर पावेल और सैमुअल हैंटिगटन, ये तीनों ही विद्वान इतने महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत इन तीनों से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाते हैं और 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ध्यान दें भाई, सबसे पहले हम ले रहे हैं लुशियन पाई के अनुसार। वास्तविक रूप में लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बतलाई हैं, 3 विशेषताएं बतलाई हैं। कौन कौन से? समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण। देखिएगा इधर, समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण। अभी इनको अच्छे से समझना है हमें। देखिएगा, अब आपसे मान लीजिएगा एग्जाम पूछ लिया गया कि लुशियन पाई ने निम्न में से राजनीतिक विकास का कौन सा लक्षण माना है। अब आपको ये 3 लक्षण याद हैं कि समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। मर्जी आए जैसे प्रश्न पूछे, या ऐसा पूछा जा सकता है निम्न में से लुशियन पाई का राजनीतिक विकास का कौन सा लक्षण नहीं है या है, कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आमनोर पावेल के ऊपर प्रश्न बनाएंगे, इसी प्रकार से हैंटिगटन के ऊपर प्रश्न बनाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के कितने लक्षण बतलाए? 3। समानता,
क्षमता विभिन्नीकरण। नोट कीजिएगा, अब मैं समझाऊंगा इसको, समझिएगा, बहुत व्यापक रूप में समझाएंगे। पहला है समानता, राजनीतिक विकास का लक्षण। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ लुशियन पाई का कहना है कि समानता केवल सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए कि भी संविधान के अंतर्गत उसका उल्लेख कर दिया गया, जैसे भारत के अंतर्गत उल्लेख किया गया कि विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख किया गया या नहीं किया गया। अब वास्तव में केवल सैद्धांतिक समानता नहीं होनी चाहिए, व्यवहारिक रूप में समानता होनी चाहिए। यहाँ लुशियन पाई ने समानता का भावार्थ केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं लिया है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक सभी दृष्टिकोणों से समानता होनी चाहिए। मतलब किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत समानता केवल दिखावे भर की नहीं होनी चाहिए, केवल सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यवहारिक समानता होनी चाहिए। कैसे? वास्तव में विधि की दृष्टि में सभी समान हों, ये केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहार में ऐसा होना चाहिए। इसी के साथ में जाति, भाषा, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की समानता होनी चाहिए। मतलब यहाँ शिक्षा, धन इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मैं भारत का उदाहरण, तो भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक व्यक्ति एक मत का अधिकार है, मतलब एक व्यक्ति केवल एक मत दे सकता है, तो पूर्ण समानता है, डेफिनेटली हम मानेंगे बात। लेकिन क्या जाति, भाषा और धर्म, इसकी बात हम लेते हैं तो क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं या हमारी राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, क्या वह वास्तव में परंपरागत मूल्यों और दृष्टिकोणों से प्रभावित नहीं होती है? यस, होती है। और इसी के साथ में हमारे यहाँ क्या सामाजिक क्षेत्र में समानता है? क्या आर्थिक क्षेत्र में समानता है? नहीं है। तो फिर क्या आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति विकसित है? नहीं। हमारे यहाँ सैद्धांतिक रूप में तो समानता की बात की गई है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर समानता नहीं है। तो लुशियन पाई का कहना है कि किसी भी देश की राजनीति तभी विकसित हो सकती है जबकि वहां पर समानता का लक्षण मौजूद हो, समानता का लक्षण मौजूद हो। मतलब उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत वास्तविक रूप में समानता होनी चाहिए। मतलब नागरिकों में ये भाव होने चाहिए, भावना होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी व्यवहारिक स्तर पर, व्यवहारिकता के धरातल पर समान है। ऐसी भावना जहां आती है जिस भी देश में, हम कह सकते हैं कि वहां समानता है। तो इसका मतलब सबसे पहले भाई आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा और आप ये देखना हो कि वहां की राजनीति विकसित है या नहीं। अरे भाई एक बिंदु उठा लो ना आप, ये सारे भी लेने की जरूरत नहीं है, एक बिंदु उठाइएगा समानता, और समानता के आधार पर दुनिया की सब राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कीजिएगा। किसी भी देश के अंतर्गत यदि समानता को व्यवहारिक धरातल पर अपनाया गया है, आप कह सकते हैं कि वहां पर समानता का लक्षण मौजूद है। लेकिन केवल समानता से काम नहीं चलेगा, एक समानता होगी तो राजनीति विकसित होगी, नो। अब लुशियन पाई कह रहे हैं कि नंबर एक, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर समानता का लक्षण होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम तुलना करें, मान लीजिएगा भारत और अमेरिका की। यहाँ मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से लास्ट में समझाऊंगा। मान लीजिएगा भारत और अमेरिका की तुलना करें। यहाँ भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका की तुलना कीजिएगा, मान लीजिएगा। तो वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत सैद्धांतिक स्तर पर समानता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर समानता नहीं है। अमेरिका में वास्तविक रूप में व्यवहारिक स्तर पर समानता है। इसलिए भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे विकसित नहीं कहा जा सकता है, जबकि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था विकसित है। तो लुशियन पाई वास्तविक रूप में राजनीतिक विकास का पहला लक्षण समानता को मान रहे हैं कि भी किसी भी देश की राजनीति का आपको अध्ययन करना है और ये देखना है कि वहां की राजनीति विकसित है या नहीं, तो सबसे पहला लक्षण तो ये होना चाहिए, वहां पर समानता की स्थापना हो जानी चाहिए। नंबर 2, अच्छा अब दूसरा जो लक्षण इन्होंने बतलाया है लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास को, क्या बताया? क्षमता। क्षमता का क्या मतलब है? क्षमता का मतलब यह है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा वास्तविक रूप में जनता की जो उचित मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाता है या नहीं,
इसी के साथ में जनता की जो अनुचित मांगे हैं उनको दृढ़ता से, मजबूती से अस्वीकृत किया जाता है, यानी ठुकराया जाता है। यानी अगर अनुचित मांगों के सामने राज व्यवस्था झुक जाती है तो वास्तव में राज व्यवस्था क्षमतावान नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। और यदि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में जनता की उचित मांगों को पूरा करने की क्षमता रखती है, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि उचित मांगों को वह ठीक से पूरा कर सकती है, तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आप कह सकते हैं कि वह राजनीतिक व्यवस्था क्षमतावान है। समझ रहे? आप तुलना कर सकते हैं भारत अमेरिका। क्या भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में जनता की जो मांगे होती हैं, उचित मांगे भी होती हैं, क्या वो पूरी की जाती है? नहीं, दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है। इसी के साथ में क्या भारत के अंतर्गत कभी कभी अनुचित मांगों के सामने हमारी राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम झुक नहीं जाता है? जी, ऐसा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि बात की जाए तो यहाँ वास्तविक रूप में जनता की उचित मांगों को पूरा किया जाता है और अनुचित मांगों के सामने वास्तविक रूप में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था नहीं झुकती है। इसलिए अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को विकसित राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, जबकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था इतनी विकसित राज व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ आप किसी बिंदु के आधार पर पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्या हो गया? लुशियन पाई के अनुसार समानता। दूसरा क्या है? क्षमता। मैं फिर कह रहा हूँ, क्षमता का मतलब क्या होगा भाई? सीधा सा मतलब है इसका। क्षमता का मतलब ये है कि भाई किसी भी देश के अंतर्गत जनता मांगे तो उठाएगी सरकार के सामने, राजनीतिक व्यवस्था के सामने। अब उचित मांगे हैं उनको तो पूरा कर दिया जाए, और अनुचित मांग, गलत मांगे यदि जनता के द्वारा उठाई जा रही हैं तो राज्य व्यवस्था के द्वारा उसको अस्वीकृत किया जा रहा है या नहीं, या उसके सामने झुका जा रहा है। अगर झुका जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह राजनीतिक व्यवस्था क्षमतावान नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। और यदि अनुचित मांगों को दृढ़ता से ठुकरा दिया जाता है तो ये कहा जा सकता है कि वह राजनीतिक व्यवस्था क्षमतावान है। मेरा कहने का भावार्थ ये कि वास्तविक रूप में अपने देश के अंतर्गत पूर्ण रूप में अनुशासन को बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, उचित मांगों को स्वीकार करना और अनुचित मांगों को अस्वीकृत कर देना, ये वास्तविक रूप में उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्षमता का लक्षण है कि वह राजनीतिक व्यवस्था क्षमतावान है, सामर्थ्यवान है, प्रभावशाली है। ठीक है। तो लुशियन पाई ने पहला लक्षण समानता बताया, दूसरा क्षमता बताया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और भाई तीसरा लक्षण क्या बताया इन्होंने? विभिन्नीकरण। तीसरा क्या बताया? विभिन्नीकरण। कौन? लुशियन पाई। अब देखो भाई, यहाँ विभिन्नीकरण का मतलब लेंगे या लुशियन पाई के अनुसार संरचनात्मक विभिन्नीकरण। नोट कीजिएगा। क्या? लुशियन पाई विभिन्नीकरण का तात्पर्य संरचनात्मक विभिन्नीकरण से ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? संरचनात्मक विभिन्नीकरण से ले रहे हैं। अब संरचनात्मक विभिन्नीकरण का मतलब क्या होगा समझिएगा, देखिएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित है या नहीं, आप उसमें ये लक्षण देखें कि वहाँ संरचनात्मक विभिन्नीकरण है या नहीं। अब संरचनात्मक विभिन्नीकरण क्या है? मतलब जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संरचनात्मक विभिन्नीकरण का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में वहाँ पर कानून बनाने वाली संरचना अलग हो, लागू करने वाली संरचना अलग हो, और यदि कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है तो दंड देने वाली संरचना अलग हो। मतलब मूल बात वहां ये देखनी है कि वहां संरचनाओं का विभिन्नीकरण है या नहीं। भाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये संरचना है। क्या है ये संरचनाएं हैं। अब ये संरचनाएं हैं तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि वहां पर विभिन्नीकरण है या नहीं संरचनाओं का। मतलब वहां वास्तव में कानून बनाने वाली संरचना अलग हो, कानूनों को लागू करने वाली संरचना अलग हो। इसी के साथ में यदि कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है तो दंड देने वाली संरचना अलग हो, या वास्तविक रूप में न्यायिक निर्णय लेने वाली संरचना अलग हो। मतलब वहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग अलग रूप में व्यवस्था की गई है या नहीं। मतलब वहाँ संरचनात्मक विभिन्नीकरण है या
नहीं, आप देखिएगा जितने भी विकासशील राष्ट्र राज्य हैं, अर्थात नव स्वतंत्र अफ्रीका और एशिया के जो राष्ट्र राज्य हैं, उनमें वास्तव में ना तो समानता का लक्षण पाया जाता है, ना क्षमता का लक्षण पाया जाता है, ना संरचनात्मक विभिन्नीकरण का लक्षण पाया जाता है। इसलिए इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है? अविकसित राज्य व्यवस्थाएं कहा जाता है। ये राजनीति की दृष्टि से विकसित नहीं मानी जाती हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था विकसित राजनीतिक व्यवस्था मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लुसियन पाई ने जो राजनीतिक विकास के लक्षण बतलाए हैं, समानता, क्षमता और संरचनात्मक विभिन्नीकरण, ये तीनों लक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मौजूद हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे ये बात क्या, कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बतलाए हैं, समानता, क्षमता, संरचनात्मक विभिन्नीकरण। भाई पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को यदि आपको ठीक से समझना है, मैं विश्वास से कह रहा हूं, आप छोड़िएगा सबको, केवल लुसियन पाई के 3 ही लक्षण ले लीजिएगा। इन 3 लक्षणों के आधार पर आप तुलना कीजिएगा, आप आसानी से बता सकते हैं कि किस देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित है और किस देश की राजनीतिक व्यवस्था अविकसित है। कैसे बताएंगे? आप अनुसंधान करेंगे, खोज करेंगे, क्या तथ्य एकत्रित करेंगे कि भाई किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत समानता है या नहीं, क्षमता है या नहीं, संरचनात्मक विभिन्नीकरण है या नहीं। ये तीनों लक्षण यदि मौजूद हैं तो आप कह सकते हैं उस देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित है। यस। तो क्या भारत में तीनों लक्षण मौजूद हैं? नहीं, हमारे भारत में पूर्ण रूप में तीनों लक्षण मौजूद नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये हो गया लुसियन पाई। यस, आगे बढ़े। दूसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है, आमंड और पावेल के अनुसार, भाई संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल किसने दिया था? आमंड और पावेल ने दिया था। तो वास्तव में आमंड और पावेल ने जो अपना संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम दिया था वह पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए तो दिया था, लेकिन उसके आधार पर जो नव स्वतंत्र अफ्रीका और एशिया के राष्ट्र राज्य थे, इनकी राजनीतिक व्यवस्था में आए दिन तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे थे, तो इन परिवर्तनों को नहीं समझा जा रहा था। इसलिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के होते हुए भी राजनीतिक विकास की अवधारणा का निर्माण किया गया था। देखिएगा, आमंड और पावेल ने भी राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बतलाए हैं। नोट कीजिएगा कौन कौन से। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 निश्चित 3 लक्षण बतलाए। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास के लक्षणों की संख्या कितनी मानी है? लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के लक्षणों की संख्या कितनी मानी है? यस, 3। भूमि का विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता और लौकिकीकरण, मतलब संस्कृति का लौकिकीकरण। पूरा लिख सकते हैं आप, संस्कृति का लौकिकीकरण। तो आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास के लक्षणों की संख्या कितनी बतलाई है? 3। कौन कौन सा? भूमि का विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता और लौकिकीकरण। यस, आप तीनों को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। भाई मैंने 23 वर्ष तक जो मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझाया है, मैं उस निचोड़ को वास्तव में वीडियो क्लासेज के माध्यम से मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के सामने प्रतिदिन पेश करता रहूँगा। मैं दृढ़ विश्वास से कह रहा हूँ, मैं पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, तत्परता से राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम, सत्य कह रहा हूँ, प्रतिदिन वीडियो क्लासेज के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। कंप्लीट, संपूर्ण, समग्र राजनीति विज्ञान। तो मुझे विश्वास है जो विद्यार्थी हमसे जुड़ चुके हैं उनको इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं। देखिएगा, आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास के लक्षण 3 बतलाए हैं, भूमि का विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता और लौकिकीकरण। अब इसको भी समझें। भूमि का विभिन्नीकरण, अब देखो लुसियन पाई ने यहाँ विभिन्नीकरण बतलाया है, लेकिन कौन सा? संरचनात्मक विभिन्नीकरण। अब आमंड और पावेल कह रहे हैं कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित तभी हो सकती है जबकि वहां पर
संरचनाओं का विभिन्नीकरण नहीं हो, बस केवल इतना नहीं हो कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग अलग रूप में संरचनात्मक रूप में व्यवस्था तो कर दी गई हो, लेकिन वास्तव में क्या कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं? अगर अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं, मतलब व्यवस्थापिका कानून बना रही हो, सच में कानून बना रही हो, इससे संबंधित कार्य करती हो, जैसे अमेरिका में सच में ऐसा किया जाता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए उनकी क्रियान्वित करे, और न्यायपालिका ये देखे कि वास्तविक रूप में कानूनों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है तो उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाए। तो वास्तव में ये जो संरचनाएं हैं, देखो यहाँ ये व्यवस्थापिका होगी, ये कार्यपालिका होगी और ये न्यायपालिका होगी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। ठीक है भैया, अब इसको समझिएगा। तो वास्तव में व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाने संबंधित कार्य किया जा रहा है, यानी भूमि का विभिन्नीकरण, इनका जो रोल है, जो भूमिका है, जो कार्य है, वो सच में किया जा रहा है। यानी यहाँ तो केवल संरचनात्मक विभिन्नीकरण है कि भी संरचना के रूप में अलग अलग रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना कर दी जाए, लेकिन आमने पावल कह रहे कि नहीं 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 नहीं, केवल संरचनात्मक विभिन्नीकरण से काम नहीं चलेगा, बल्कि भूमि का विभिन्नीकरण होना चाहिए। भूमि का विभिन्नीकरण का मतलब ये है कि वास्तव में जो ये संरचनाएं हैं, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके द्वारा अपने अपने कार्यों को व्यवहारिकता के स्तर पर किया जाना चाहिए। मतलब ये वास्तव में कार्य कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वहां भूमि का विभिन्नीकरण नहीं है। वास्तव में व्यवस्थापिकाएं कानून बनाने संबंधित कार्य करें, कार्यपालिका वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए उनकी क्रियान्वित करे, और न्यायपालिका ये देखे कि इन्होंने जो कानून बनाए हैं या कार्यपालिका जो कानूनी क्रियान्वित कर रही है, यहाँ वास्तविक रूप में कहीं इसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, अर्थात कानूनों का उल्लंघन करने वालों को न्यायपालिका दंड दे। मतलब जो इनका रोल है, जो इनकी भूमिका है, जो इनका कार्य है, जो इनका प्रकार्य है, जो इनका कृत्य है, वो सच में वास्तव में व्यवहारिकता के स्तर पर किया जा रहा है या नहीं। अगर वास्तव में ये अपना अपना कार्य कर रही हैं और इसी के साथ में दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं और अपने कार्य की पूरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व ये तीनों निभा रहे हैं, और भी संरचनाएं अनेकों हैं, उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भूमिका विभिन्नीकरण है। अब आप केवल भूमिका विभिन्नीकरण ये बिंदु ले लीजिएगा, पूरी दुनिया में किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का तुलना कीजिएगा, आप आसानी से कीजिएगा। जैसे यहाँ भी हम मान लीजिएगा भारत और अमेरिका की करते हैं, ये भारत हो गया, ठीक है, और ये अमेरिका हो गया, ये अमेरिका हो गया। आप देखिएगा भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में क्या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का भूमिका विभिन्नीकरण नहीं। यहाँ कार्यपालिका या मंत्रिमंडल कानून बनाने संबंधित कार्यों को कर रहे हैं मेरे भाई, न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है मेरे भाई। तो भारत में भूमि का विभिन्नीकरण नहीं है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में आज भी वहाँ की जो कांग्रेस व्यवस्थापिका है सच में कानून बनाने संबंधी कार्य करती है। ये बात सत्य है, पूरी दुनिया में कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है, लेकिन फिर भी अमेरिका की बात की जाए तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भूमि का विभिन्नीकरण अब भी है। अच्छा, दूसरा क्या है, उपव्यवस्था की स्वायत्ता। नोट कीजिएगा, उपव्यवस्था की स्वायत्ता, उपव्यवस्था की स्वायत्तता। इसका क्या मतलब है? उपव्यवस्था की स्वायत्तता का मतलब ये है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आप अध्ययन कर रहे हैं और वह राज्य व्यवस्था विकसित है या नहीं, तो उसमें ये लक्षण देखें कि वहाँ उपव्यवस्था की स्वायत्तता है या नहीं। इसका मतलब ये है कि वहाँ वास्तव में शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित है या शक्ति विकेंद्रित है। कैसे? अगर मान लो हम जैसे कहें कि व्यवस्थापिका कानून बनाने संबंधी कार्य करती है, कार्यपालिका कानूनी क्रियान्वित करती है, न्यायपालिका कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है, लेकिन क्या वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तीनों अंगों में कार्यपालिका सर्वेसर्वा बन गई हो? जैसे सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियों के अंतर्गत आप देखिएगा वर्तमान में चीन और पूर्व सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, तो पूर्व सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण कीजिएगा, आप अध्ययन कीजिएगा, वास्तव में वहाँ कार्यपालिका सर्वेसर्वा है मेरे भाई। तो कार्यपालिका सर्वेसर्वा है तो शक्ति का तो केंद्रीकरण है, कार्यपालिका सर्वेसर्वा है, सब कुछ है,
तो शक्ति विकेंद्रित नहीं है। तो वास्तविक रूप में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित तभी हो सकती है जब वहां पर उप व्यवस्था की स्वायत्तता हो, मतलब शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो बल्कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। तो जितनी भी सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियां हैं उनमें आपको उप व्यवस्था की स्वायत्तता देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियों को राजनीतिक दृष्टि से विकसित नहीं कहा जा सकता। नोट कीजिएगा। अब आप यहाँ भी भारत और अमेरिका की तुलना आसानी से कर सकते हैं। अगला तीसरा लक्षण आमंड और पावेल ने राजनीतिक का क्या बताया? लौकिकीकरण, संस्कृति का लौकिकीकरण। अब लौकिकीकरण का मतलब क्या होगा? लौकिकीकरण का मतलब सीधा सा है कि जब किसी भी देश की राज व्यवस्था के अंतर्गत जनता वास्तविक रूप में निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाते हैं, उस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को परंपरागत धार्मिक मूल्य और दृष्टिकोण प्रभावित करते हैं या वास्तविक रूप में लौकिक मूल्य और दृष्टिकोण प्रभावित करते हैं, आधुनिक मूल्य और दृष्टिकोण प्रभावित करते हैं। यदि परंपरागत धार्मिक मूल्य और दृष्टिकोण से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है तो वहां संस्कृति का लौकिकीकरण नहीं हुआ है। जैसे भारत, मुझे बताइए क्या भारत की राजनीति जाति, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, विशेष से प्रभावित होती है या नहीं? भाई होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति क्या परंपरागत धार्मिक मूल्य और दृष्टिकोण से प्रभावित होती है? नहीं, वह वास्तविक रूप में लौकिक मूल्य और दृष्टिकोण से राजनीति प्रभावित होती है। जो भी निर्णय लिया जाता है लौकिक मूल्य और दृष्टिकोण के आधार पर लिया जाता है। लेकिन हमारे भारत के अंतर्गत तो स्थिति विपरीत है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे हरियाणा में एक नारा लगाया जाता है कि जाट का वोट जाट को, जाट की बेटी जाट को। ये क्या है? ये संस्कृति का लौकिकीकरण नहीं है। वही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया किससे प्रभावित हो रही है? परंपरागत मूल्य। जाति क्या है? परंपरागत मूल्य तो है। वास्तविक रूप में संस्कृति का लौकिकीकरण का मतलब ये है कि वहां पर जनता की जो प्रवृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, उनमें परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। और ये परिवर्तन तभी होता है जबकि वहां सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण में पूर्ण रूप में समानता हो। अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नजरिए से यदि हम देखें तो किसी भी रूप में असमानता नहीं होनी चाहिए, वहां पर पूर्ण समानता होनी चाहिए। और जिस भी देश के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण में समानता के स्तर को प्राप्त कर लिया जाता है वहां वास्तविक रूप में संस्कृति का लौकिकीकरण भी मिलेगा। मतलब मेरा कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ संस्कृति के लौकिकीकरण से आप ये अर्थ निकालेंगे कि भी किसी भी देश की जो राजनीति है, राजनीतिक व्यवस्था है, वह वास्तव में परंपरागत मूल्यों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए बल्कि लौकिक मूल्यों से प्रभावित होनी चाहिए। जैसे भारत की राजनीति जाति भाषा से प्रभावित होती है ना, तो वास्तव में जाति और भाषा से प्रभावित नहीं होनी चाहिए बल्कि लौकिक मूल्य, यथार्थ मूल्य, आधुनिक मूल्यों के आधार या दृष्टिकोण के अनुरूप वास्तव में निर्णय लिए जाने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट को, ये नहीं होना चाहिए। आप किसी को मत दे रहे हैं, देखें कि वास्तव में जो उम्मीदवार है कितना सक्षम है, राजनीति का कितना ज्ञाता है। मतलब इस तरीके से आप कितने ही जो है परिवर्तन बना सकते हैं और इन परिवर्तनों को देख करके आप अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका जो दृष्टिकोण है वो लौकिक है। और यदि आप ये देख रहे हैं कि किस जाति का है, हम तो अपनी जाति का है इसलिए उसको ही मत देंगे, तो ये निर्णय निर्माण की प्रक्रिया परंपरागत मूल्यों से प्रभावित मानी जाएगी। और यदि ऐसा कहीं किसी भी देश में होता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ संस्कृति का लौकिकीकरण नहीं हुआ है। तो भारत में यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये लक्षण मौजूद नहीं है। ठीक है भाई। अब भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता और लौकिकीकरण, संस्कृति का लौकिकीकरण, ये आमंड पावेल ने 3 लक्षण बताए राजनीतिक विकास के। आप इन 3 लक्षणों के आधार पर पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। ठीक है। और उसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि उस देश की राजनीति विकसित है या नहीं। अब चलिए भारत की बात करते हैं। क्या भारत में भूमिका विभिन्नीकरण है? नहीं। यहाँ भी वास्तव में कार्यपालिका ही
मैं तो ये कह सकता हूँ आज वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में कार्यपालिका शक्तिशाली होती जा रही है, तो ये अच्छा संकेतक नहीं है। उपव्यवस्था की स्वायत्तता, क्या वास्तविक रूप में देखा जाए तो कार्यपालिका सर्वेसर्वा नहीं बनती जा रही है आज, ये भी बनती जा रही है। और संस्कृति का लौकीकरण हमारी जो राजनीति और जाति भाषा से प्रभावित होती है। इसका मतलब भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता और लौकिकीकरण, ये तीनों ही लक्षण भारत में पूर्ण रूप में मौजूद नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद है। इसलिए अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था विकसित कही जाती है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था विकसित नहीं मानी जाती है। और तीसरा है, ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो बातें समझ में आ गई, लुशियन पाई और रामन पावेल की, नोट कीजिएगा, ये समझना है, हमें औपचारिकता नहीं निभानी है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान में गोते लगाता हूँ, तैरता हूँ और डूबता हूँ, इसलिए कि मैं मेरे विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ध्यान दें, तीसरा है बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम पूछा जाता है अक्सर, सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार, नोट कीजिएगा, सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार, देखो एक जो हंटिंगटन है, एग्जाम पूछ जाता है राजनीतिक पतन की अवधारणा किसने दी है, तो हंटिंगटन ने ही दिए। किसने दिए, हंटिंगटन ने दिए। कैसे, अब देखिएगा, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास की क्या परिभाषा दी, छोटी सी परिभाषा दी है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने राजनीतिक विकास के अर्थ और परिभाषा जो बताया था तो उसमें हंटिंगटन की चर्चा नहीं की थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। हंटिंगटन क्या करें, राजनीतिक संगठनों और क्रियाविधियों का संस्थानीकरण, क्या संस्थानीकरण ही राजनीतिक विकास है। नोट कीजिएगा, हंटिंगटन राजनीतिक विकास की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि राजनीतिक संगठनों और क्रियाविधियों का संस्थानीकरण ही राजनीतिक विकास है। ठीक है, अब ये मैं समझाऊंगा आपको। और इन्होंने जो ये राजनीतिक विकास के लक्षणों की चर्चा की है, एग्जाम पूछ लिया जाता है, कौन सी पुस्तक में किया ये, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। नोट कीजिएगा, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, इस पुस्तक के अंतर्गत सैमुअल हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के लक्षणों की चर्चा की है। अब ये जो हंटिंगटन है, उन्होंने राजनीतिक विकास के जो लक्षणों की संख्या बतलाई वो 4 बतलाई। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे। मैं ये कह सकता हूँ आप इन चारों बिंदुओं या लक्षणों के आधार पर भी पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित है या नहीं है। नंबर 1, अनुकूलनता। पहला लक्षण क्या बता रही है, अनुकूलनता। ध्यान दें भाई, अनुकूलनता का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, उस देश में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, उनका ठीक से सामना कर सकती है या नहीं। अगर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, उस देश में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करती है, उनसे ठीक से जूझती है, उनके सामने झुकती नहीं है, बल्कि दृढ़ता से, मजबूती से उनका मुकाबला किया जाता है, तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्या कहेंगे आप, अनुकूलनता है। इसी को अनुकूलनता कहा जाता है। ठीक है, अब आप अनुकूलनता का बिंदु लीजिएगा और पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, आप तुलना कर करके आप देखिएगा, अमेरिका और भारत की तुलना कीजिएगा। यहाँ तो अनुकूलनता की बात आती है तो हम कहेंगे अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में समस्याओं और चुनौतियों को दृढ़ता से मुकाबला किया जाता है, चाहे आंतरिक समस्या हो, बाहरी समस्या हो, आतंकवाद की समस्या हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो। जबकि भारत की बात की जाती है तो भारत में अभी इतनी अनुकूलनता नहीं है। यस, हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, आज हम किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, भारत किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकता है, परंतु जब तुलना की जाती है तो उसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं राजनीति विज्ञान के शिक्षक होने के नाते कि वास्तविक रूप में अभी हमारे यहाँ इतनी अनुकूलनता नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है, जटिलता। नोट कीजिएगा, दूसरा लक्षण क्या बता रहे हैं हंटिंगटन, जटिलता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जटिलता का क्या मतलब होगा,
मैंने कई बार एमए के विद्यार्थी से पूछ भी लिया था, यूजीसी नेट के बच्चों को जब पढ़ा था वहाँ भी पूछा था कि मुझे तो ये चारों लक्षण बता दीजिएगा, इनका भावार्थ क्या है, तो कोई विद्यार्थी जवाब ही नहीं दे पाता है। पहली बात तो ये बोलते हैं कि सर हमने तो ये लक्षण आज ही सुने। भाई क्यों? क्योंकि आप एक लेखक की किताब तक सीमित रहते हैं। कम से कम 2 या 3 लेखक की किताब तो आपको पढ़नी चाहिए। खैर ये चर्चाएं हम बाद में करेंगे। देखिएगा, जटिलता का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होनी चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में वहाँ जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कानून बनाने वाली संरचना हो, क्या कानून बनाने वाली संरचना हो, क्रियान्वित करने वाली संरचना हो, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने वाली संरचना हो। तो वास्तविक रूप में वहाँ पर ये संरचनात्मक व्यवस्था ठीक से की गई है या नहीं। अगर ये संरचनात्मक व्यवस्था ठीक से किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में की गई है, किसी देश में मौजूद है, तो आप कह सकते हैं कि उस देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में जटिलता का लक्षण मौजूद है। ठीक है, पहला अनुकूलता हो गया, दूसरा जटिलता हो गया। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और तीसरा क्या है? स्वायत्तता। यस, स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरा लक्षण है स्वायत्तता। हंटिंगटन कह रहे हैं कि राजनीतिक विकास का तीसरा लक्षण है स्वायत्तता। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो अपने भूभाग पर पूर्ण रूप में नियंत्रण स्थापित किए हुए है या नहीं, पूर्ण रूप में संप्रभु है या नहीं, स्वतंत्र है या नहीं, किसी अन्य के अधीन तो नहीं है। 1947 से पहले क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आप कह सकते हैं कि यहां स्वायत्तता थी? नो, हम ब्रिटेन के अधीन थे। मतलब ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस तरीके से हम यदि बात आगे ले जाते हैं तो बहुत लंबी हो जाती है, हम संक्षिप्त रूप में समझाएंगे। स्वायत्तता का मतलब समझ गए कि भाई किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा वास्तव में अपने देश के भूभाग पर पूर्ण रूप में नियंत्रण स्थापित किया गया है या नहीं, वह वास्तविक रूप में किसी अन्य देश के अधीन है या नहीं, वह संप्रभु है या नहीं। अगर वास्तव में भूभाग पर पूर्ण नियंत्रण है, संप्रभु है, स्वतंत्र है, तो इसका मतलब स्वायत्तता का लक्षण है। और यदि किसी अन्य के अधीन है तो इसका मतलब स्वायत्तता का लक्षण नहीं है। और स्वायत्तता का लक्षण ये भी राजनीतिक विकास का लक्षण है। अर्थात किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था या कोई भी देश वास्तविक रूप में स्वायत्त है, क्या कह रहा हूँ, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था यदि स्वायत्तता को प्राप्त है, किसी अन्य के अधीन रहते हुए निर्णय नहीं ले रही है, स्वतंत्र रूप में अपने देश के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में स्वायत्तता का लक्षण मौजूद है। और स्वायत्तता का लक्षण मौजूद है तो आप कह सकते हैं उस देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित है। ठीक है। और चौथा है संबद्धता। नोट कीजिएगा, संबद्धता को सहमति भी कहा जाता है। यस, संबद्धता का मतलब ये है किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, भारत, अमेरिका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, जापान, स्विट्जरलैंड, चीन, दुनिया के किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा मेरे भाई। संबद्धता मतलब उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में जन सहमति है या नहीं। किसको? राजनीतिक व्यवस्था को बलपूर्वक तरीके से शासन किया जा रहा है जनता की सहमति से, वैधता के आधार पर, औचित्य पूर्णता के आधार पर, औचित्यता के आधार पर शासन किया जा रहा है। अगर वास्तविक रूप में जन सहमति है, वैधता, औचित्य पूर्णता, जन सहमति के आधार पर शासन किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं उस देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित है। यस, संबद्धता, जन सहमति, जन सहमति। क्लियर? ये हो गए हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के 4 लक्षण। कौन कौन से? अनुकूलता, नोट कीजिएगा, अनुकूलता, यस, जटिलता, यस, तीसरा क्या है? स्वायत्तता, और चौथा क्या है? संबद्धता। मेरे भाई ये चारों लक्षण ऐसे हैं, आप इन चारों लक्षणों के आधार पर दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कर सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि वहाँ या उस देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित है या नहीं। जहाँ ये चारों लक्षण मौजूद मिलेंगे उस देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित है, और ये चारों लक्षण मौजूद नहीं है तो आप कह सकते हैं उस देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित नहीं है। अब यहाँ एक बात और बताऊंगा मैं। हंटिंगटन कह रहे हैं यदि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता, प्रतिकूलता का मतलब यह है कि भाई जो समस्याएं हैं देश के सामने उस समस्याओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं, अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता, जटिलता की जगह सरलता, सरलता का मतलब ये कि वहाँ विभिन्न प्रकार की संरचना की स्थापना नहीं हो पाई है,
स्वायत्तता की जगह अधीनता, मतलब वह राजनीतिक व्यवस्था अपने भूभाग पर पूर्ण रूप में नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रही है, इसी के साथ में किसी अन्य के अधीन है, वह स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब स्वायत्तता की जगह अधीनता और संबद्धता की जगह असंबद्धता, मतलब जन सहमति की जगह असहमति। समझ गए? मतलब हंटिंगटन कह रहे हैं जब किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता, जटिलता की जगह सरलता, स्वायत्तता की जगह अधीनता, किसी अन्य के अधीन, और संबद्धता की जगह असंबद्धता या सहमति की जगह असहमति, ये चारों लक्षण मौजूद हों तो उसे हंटिंगटन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राजनीतिक पतन। राजनीतिक पतन मतलब जब किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिकूलता, सरलता, अधीनता और असंबद्धता, असहमति हो, तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था विकसित नहीं होगी, बल्कि वास्तविक रूप में उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का पतन हो गया है। डेफिनेटली पॉलिटिकल डीके थ्योरी, राजनीतिक पतन का सिद्धांत किसने दिया है? हंटिंगटन ने तो दिया मेरे भाई, नोट कीजिएगा। समझ गए यहाँ तक मेरे भाई? समझो, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए ही तो राजनीति विज्ञान में गोते लगा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, तैर रहा हूँ, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। चलिए, अब लुशियन पाई, हामंड और पावेल और हंटिंगटन, ये तीन विद्वान महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कंपटीशन की दृष्टि से ले या स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हों, आपसे राजनीतिक विकास के लक्षण पूछ लीजिए। मान लीजिएगा कि राजनीतिक विकास के लक्षणों के ऊपर एक निबंध लिखिएगा, अरे भाई तीनों को समझाओ आप व्यापक रूप में, कोई दिक्कत नहीं, 20 में से 19 अंक आसानी से मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। और किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, डेफिनेटली इनसे संबंधित 2% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो गलती नहीं होनी चाहिए। ये लक्षण आपको ठीक से मैंने समझा दिए, नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप अपने अलग से नोट्स बनाया करो, मैं बहुत गहराई से समझाऊंगा ये, ठीक है? अब इधर आइए, तीन विद्वानों की बात हो गई, अब हमें कोई कठिनाई नहीं है, विद्वान और भी बहुत हैं जिन्होंने राजनीतिक विकास के लक्षण बतलाए हैं। अब चौथा जो विद्वान है वो है C.H. डोड के अनुसार, कोई नई बात नहीं बताएंगे ये, क्या? C.H. डोड के अनुसार। C.H. डोड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के 4 लक्षण बतलाए हैं। कितने लक्षण बतलाए? 4। अब इसमें कोई नया नहीं है, वैसे सब पीछे आ चुके हैं। कौन कौन से बतलाए हैं? पहले उन्होंने बतलाया समानता। समानता क्या है? मैंने लुशियन पाई के साथ में समझा दिया, अब यहाँ पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है? क्षमता। क्षमता मैंने लुशियन पाई के साथ में समझा दिया है। तीसरा क्या है? विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। यहाँ ये विभिन्नीकरण मैंने यहाँ भी समझा है और यहाँ भी समझा है, तो यहाँ पर भी इसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विशेषीकरण का मतलब ये जरूर हो जाएगा कि एक संरचना के द्वारा वास्तविक रूप में अपने से संबंधित कार्य को ही किया जाना चाहिए, अन्य किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, और लगातार यदि वह वही कार्य कर रही है तो वास्तविक रूप में उस कार्य के अंतर्गत उसे विशेषज्ञता प्राप्त हो जाएगी। और चौथा है लौकिकीकरण। यहाँ हामंड और पावेल के साथ मैंने लौकिकीकरण समझा दिया है। तो इसका मतलब C.H. डोड ने वास्तविक रूप में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के लक्षणों की संख्या 4 बतलाई है। नोट कीजिएगा, समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण, लौकिकीकरण। एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है तो गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? ये हो गए आपके राजनीतिक विकास के लक्षण। यस, अब एक 5वां विद्वान और है जिसकी हम यहाँ व्यापक रूप में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने इतने परिवर्तन बताए हैं, इतनी संख्या बताई है कि उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। मगर उस विद्वान का नाम क्या है? आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन हो सकते हो? जागवाराइब। नोट कीजिएगा, जागवाराइब। जागवाराइब ने भी राजनीतिक विकास के लक्षण बतलाए हैं। वास्तविक रूप में जागवाराइब के राजनीतिक लक्षणों को वही विद्यार्थी गहराई से समझे, मैं इसलिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो राजनीति विज्ञान में रिसर्च करना चाहता हूं, अनुसंधान करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि एक परीक्षार्थी के लिए वास्तविक रूप में जागवाराइब के राजनीतिक विकास के लक्षणों को समझना खतरे से खाली नहीं है, बहुत कठिनाई है। और किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत जागवाराइब से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरा विश्वास है, मैं आपको जागवाराइब के लिए अलग से वीडियो अवश्य अपलोड करूँगा, मगर वो केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो राजनीतिक विज्ञान में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? आज हम
केवल ये 4 विद्वानों की चर्चा की है। ठीक है, जागा और आइब ये बाहर हमारे ऊपर है। अभी हम कुछ समय बाद में ये वीडियो अपलोड कर देंगे जागा और आइब के राजनीतिक विकास के लक्षण नाम से अलग से। बहुत व्यापक बातें बताई उन्होंने, लगभग 1.5 घंटे में भी सारी बातें पूरी नहीं हो पाएंगी वो, इसलिए मैंने यहाँ उसकी चर्चा नहीं की है। अब ध्यान दें भाई, ये सारे लक्षण देखिएगा आप इस तरीके से एक डायग्राम बना लें। कोई भी एक बिंदु ले लो ना, आप डायग्राम बनाएं और इसके आधार पर आप आसानी से पूरी दुनिया में किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कीजिएगा और कहिएगा कि वहाँ की राजनीति विकसित है या नहीं है। अब देखिएगा मैंने यहाँ एक बिंदु लिया है, कौन सा? राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण। मतलब ये लौकिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण हुआ है या नहीं। संस्कृति का लौकिकीकरण मतलब वहाँ निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे परंपरागत, मतलब जाति और भाषा, परंपरागत मूल्य और दृष्टिकोण प्रभावित करते हैं या लौकिक मूल्य, आधुनिक मूल्य, यथार्थ मूल्य और दृष्टिकोण प्रभावित करते हैं। यदि वास्तव में परंपरागत तत्व राजनीतिक प्रभावित करते हैं जैसे जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, तो वहाँ संस्कृति का लौकिकीकरण नहीं है। और यदि वास्तविक रूप में लौकिक मूल्य और दृष्टिकोण से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया राजनीति प्रभावित हो रही है तो आप कह सकते हैं वहाँ संस्कृति का लौकिकीकरण है। तो इस आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं। नोट कीजिएगा, राजनीतिक विकास निरंतर लेख। क्या? राजनीतिक विकास निरंतर रेख। क्या कह रहा हूँ? रेखा। ठीक है, मतलब यहाँ संस्कृति के लौकिकीकरण के आधार पर देशों को अंकित किया गया है कि किस देश में संस्कृति का लौकिकीकरण हो गया है और किस देश में नहीं हुआ है। संस्कृति का लौकिकीकरण पूर्ण रूप में हो गया तो वह विकसित राजनीतिक व्यवस्था है और संस्कृति का लौकिकीकरण नहीं हुआ है तो वह अविकसित राजनीतिक व्यवस्था है। नोट कीजिएगा, राजनीतिक विकास निरंतर रेख। फिर मैंने यहाँ नोट किया है राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण। इधर वो देश हैं जहां राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इधर वो देश हैं जिनका वास्तविक रूप में लौकिकीकरण हो चुका है। इधर देखिएगा, इधर मैंने नोट किया अविकसित राज्य, इधर नोट किया है विकसित राज्य। इधर देश है भूटान, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, फिर अमेरिका। तो भूटान में वास्तविक रूप में राजनीतिक संस्कृति और लौकिकीकरण नहीं हुआ है, परंपरागत मूल्य और दृष्टिकोण से वहाँ की राजनीति पूर्ण रूप में प्रभावित होती है। नेपाल में भी ऐसा है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। इसके साथ में वास्तविक रूप में भारत की बात की जाए तो भारत को हमने यहाँ स्थान दिया है, तो वास्तव में परंपरागत तत्वों से यहाँ राजनीति प्रभावित तो होती है, लेकिन इसी के साथ में लौकिक मूल्यों से भी यहाँ की राजनीति प्रभावित होती है। लौकिक दृष्टिकोण से भी यहाँ वास्तविक रूप में निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए वास्तविक रूप में जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है वह पूर्ण रूप में अविकसित नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में विकसित राज्य व्यवस्थाओं के नजदीक पहुंच गए हैं अब हम। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक हमारी संस्कृति का लौकिकीकरण हो रहा है, हुआ नहीं है पूर्ण रूप में, मगर ये प्रक्रिया जारी है। अभी हम संक्रमण काल की स्थिति से आगे बढ़ चुके हैं। और फिर है अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में संस्कृति का पूर्ण रूप में लौकिकीकरण हो गया है, अर्थात वहाँ जो राजनीति है, राजनीति परंपरागत मूल्यों और दृष्टिकोणों से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि लौकिक मूल्यों से और दृष्टिकोण से वहाँ की राजनीति प्रभावित होती है। इसलिए वास्तविक रूप में वहाँ संस्कृति का लौकिकीकरण हो गया है, और संस्कृति का लौकिकीकरण हो गया है तो वास्तविक रूप में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था विकसित राजनीतिक व्यवस्था है। इस तरीके से आप, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से यहाँ मान लीजिएगा आप समानता के आधार पर तुलना कर सकते हैं। यहाँ नोट कर लेंगे समानता, फिर आप देखेंगे कि भाई भूटान में, नेपाल में, पाकिस्तान में कितनी समानता है, भारत में क्या समानता है, कानून रूप में या व्यवहारिक रूप में समानता है, अमेरिका। तो कोई भी एक बिंदु आप ले सकते हैं और इस तरीके से राजनीतिक विकास का निरंतर रेख बनाइएगा और आसानी से समझिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो राजनीतिक विकास के लक्षण समझ गए? यस, मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।